इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन इकोसिस्टम। प्रदूषण कौन सा? रेडिएशन वाला, उसका इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अपन समराइज कर रहे हैं। तो रेडिएशन से सर्वप्रथम इकोसिस्टम पे होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन न्यूयॉर्क में जॉर्ज वुडवेल और उसके साथियों ने ब्रुकहावन नेशनल लेबोरेटरी में किया। इन्होंने क्या किया कि 9500 क्यूरी गामा विकिरण के स्रोत सीजियम 137 उसको जंगल में भिन्न भिन्न स्थानों पर चिन्हित करके रख दिया और उसके प्रभावों का अध्ययन किया लॉन्ग ड्यूरेशन में। इसमें उनको कई वर्ष लग गए। ठीक है, अब उन्होंने इसके प्रभाव का अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट प्रस्तुत किया वो कुछ इस प्रकार था कि इस हानिकारक विकिरणों के कारण जंगल में 5 अलग अलग क्षेत्र पूरी तरह से स्पष्ट हो गए। ये डिपेंड करता है कि रेडिएशन की मात्रा कितनी अधिक पहुंची, उतना ही ज्यादा विनाश हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है, पहला स्रोत का जो समीपस्थ स्थल था जहां पे रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक थी, मोर देन 2000 रॉन्जन पर डे, रॉन्जन है इकाई का नाम है, इसको अपन शॉर्ट में आर लिख देते हैं। यदि रेडिएशन 200 रॉन्जन पर डे है तो वहां पे अधिकांश जो हर्बेशियस प्लांट्स और अधिक सारे के सारे वुडी प्लांट्स नष्ट हो गए। अधिकांश हर्बेशियस प्लांट्स और सारे के सारे वुडी प्लांट्स मतलब ट्रीज, वो सारे नष्ट हो गए वहां पे पास के। तो इस जोन को उन्होंने नाम दे दिया गया डिवास्टेटेड जोन। डिवास्टेटेड मतलब जहां पे विनाश हो चुका था, जंतु तो बचने का सवाल ही नहीं है। दूसरा वो जोन था जो स्रोत से कुछ दूरी पर स्थित था, वहां पे लोअर हर्ब्स थे, वहां पे कुछ कम विनाश हुआ था। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई उसकी जो विनाश लीला थी वो थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता कम होती चली गई। उससे कुछ दूरी पर जो श्रब जोन था, इन जोन्स के अंदर जो रेडिएशन थे वो 200 से घट के दोनों में कितने आ गए थे? 40 से 150। यहां पर आप मान सकते हो कि ये थे करीब 150 के आसपास या लेस देन 150। यहां पर थे 40 से 150 के बीच में। फिर ओक फॉरेस्ट आया जहां पे एक्सपोजर था मुश्किल से 12 से 40 रॉन्जन पर डे का। ओक ट्री वो वाला जोन होता है जो तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित रहा। और लास्ट में 5वां जो क्षेत्र था वो पाइन भी एक वृक्ष होता है जो अमेरिका में पाया जाता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन वहां पे जो ठंडे प्रदेश है वहां पे अधिकतर से देखा जाता है। और ओक फॉरेस्ट, यहाँ पर एक्सपोजर 12 रॉन्जन पर डे था। वहां पर तो ये देखा गया कि 1962 में ये 12 रॉन्जन पर डे था, तो रिड्यूस होता 1964 में ये घट के रह गया था 4.2 रॉन्जन पर डे। देखो, ये पहला प्रयोग था, इसमें कई खामियां थी जो बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाई। एक तो ये कि ये गामा विकिरण जो है उसका स्रोत है सीजियम, तो इसका जो प्रभाव है वो दूसरे विकिरण जो और ज्यादा हार्मफुल है उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और भी कई ड्रॉबैक्स थे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अननेसेसरी अपने सिलेबस से बिल्कुल बाहर का हो जाएगा। लेकिन ये पहला अध्ययन था, इसलिए इसको डिस्कस किया जाता है हर जगह पर। तो ये इकोसिस्टम पे प्रभाव का एक विस्तृत अध्ययन है। इसके अलावा एक घटना हुई, बल्कि दुर्घटना हुई 1986 में, जो पूर्व में एक देश हुआ करता था यूएसएसआर, जो आज की तारीख में रशिया है, और भी कई छोटे छोटे देशों में टूट गया वो। तो 1986 में वहां पे एक शहर है चेरनोबिल, वहां पर एक दुर्घटना हुई एक परमाणु संयंत्र के अंदर, जहां पे क्या बनता था? परमाणु बिजली। तो परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना के कारण करीब ऐसा माना जाता है अनऑफिशियली 5 से 10 हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंत में। तो इसकी जो तीव्रता थी, इसकी जो इंटेंसिटी थी, कई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये हिरोशिमा फॉलआउट से 10 गुना अधिक क्षमता की इंटेंसिटी थी इसकी। अब आप सोच लो कितना खतरनाक तीव्रता का ये फॉलआउट रहा होगा। ये दुर्घटना थी बेसिकली, जिसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन बहुत ही कम समय में निकल गए थे। जैसे लिख रखा है मैंने, 250 रॉन्जन पर आवर रेडिएशन निकले थे। 250 रॉन्जन पर आवर रेडिएशन ये निकले थे। ये सामान्य से करीब 10 गुना अधिक रेडिएशन है। और ऐसे केस के अंदर लाजमी सी बात है कि जो जान माल की हानि हुई वो अकल्पनीय थी। तो उसके बाद से लेके आज तक परमाणु संयंत्रों से जहां पे भी बिजली बन रही है वहां पे इतनी अधिक सावधानियां बरती जाती हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम से कम किया जा सके। बड़ा चैलेंज आता है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल का यूज के बाद में डिस्पोजल कैसे करें। डिस्पोजल अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी की खत्म तो होती नहीं है, बस कम हो जाती है।
तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ऐसा करने के लिए अपन ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को, इनके वेस्ट को दो श्रेणियों में बांट लिया। एक तो होते हैं हाई लेवल थर्मली हॉट वेस्ट, जो तेजी से डिके होते हैं। इनके डिके होने की रेट इतनी फास्ट होती है कि इनका तुरंत निस्तारण करना पड़ता है, तुरंत डिस्पोजल करना पड़ता है। और एक होते हैं लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिनका डिके रेट बहुत ही स्लो होता है। तो दोनों का जो डिस्पोजल है वो अलग अलग तरीके से होता है। मेनली जो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इनका जो डिस्पोजल होता है, उस डिस्पोजल से जो प्राप्त जो तत्व हैं वो अधिक भार वाले और लिक्विड मात्रा में उनको स्टोर करना पड़ता है, तरल में उनको स्टोर करना पड़ता है। वो तरल में स्टोर करके और अधिक भारी हो जाता है, तो उनका स्टोरेज ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी इनको काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख लेते हैं और इसमें कई सालों का पीरियड ले लेते हैं, और फिर ऐसी जगह गहराई में डंप कर देते हैं जहां से दोबारा से इनके एक्सपोजर की संभावना नगण्य हो। जैसे इग्नियस चट्टानों की गहराई में ड्रिल करके बाकायदा इनको डंप कर दिया जाता है और चट्टान को फिर सील कर दिया जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा है, इसी प्रकार की विधि से जो है अपन इसको इस तरह के पदार्थ में कन्वर्ट कर लें जिससे कि कम हानिकारक हो जाए, प्रकृति को कम नुकसान पहुंचा सके। तो जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, इन रेडियो न्यूक्लियाइड्स को अपन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसका नाम है कोएगुलेशन, यानी कि उसको प्रेसिपिटेट करा के उसको एक्सचेंज करा के ऐसी विधियों से ट्रीट करते हैं और उसके बाद में उसको भूमिगत करते हैं ताकि उनसे होने वाली हानियों से बचा जा सके। तो ये उन विधियों के नाम हैं। कंसंट्रेटेड रेडियो एक्टिव पार्ट्स को स्पेशली इंसुलेटेड वेसल्स, खासतौर से कंक्रीट की वेसल्स तैयार की जाती हैं और उन वेसल्स के अंदर उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को रखा जाता है। फिर उस वेसल को सील कर दिया जाता है। अल्टीमेटली फिर उसको एक ड्रम में रख दिया जाता है और उस ड्रम में रखकर समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई, जिसको मैंने लिख रखा है 100 फैदम, एक फैदम में होता है 6 मीटर, तो इतनी ज्यादा गहराई में इसको लॉक करके सील करके ड्रम में रखकर डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है ताकि प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट में वो है ह्यूमन इकोलॉजी। मनुष्य से संबंधित जो पर्यावरणीय तथ्य हैं उन पे चर्चा की जाती है इन टॉपिक्स में। आपके सिलेबस में 3 चीजें दी गई हैं। एक है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, तेजी से जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा है प्राकृतिक रिसोर्सेज, जो कि फूड या स्पेस जो रहने के लिए है वो उनसे संबंधित है, या दूसरे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज जिनको मनुष्य काम में लेता है वो। और फिर थर्ड है अप्लाइड ह्यूमन इकोलॉजी की, यानी कि पर्यावरण को मनुष्य ने सीधे किस तरह से प्रभावित किया है और अपन ने उसमें क्या क्या चेंजेस ला दिए और उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है। इन बातों को यहाँ पे डिस्कस किया जाना है। तो अपन शुरुआत करते हैं जनसंख्या वृद्धि से। तो अपने को ये पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन वो तेजी से बढ़ रही थी आज की तारीख में, अपन 2021 में है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ दशकों में ये पॉपुलेशन वृद्धि जो विश्व की है वो कई देशों के सार्थक प्रयासों के कारण से नियंत्रण में है और ये कम हो रही है। अगर अपन डेटा की चर्चा करें, जो कि अपन आगे करेंगे, तो इससे अपने को वास्तविकता का पता भी चल जाएगा कि ये वास्तव में कितनी है। तो फिलहाल अपन ये डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि मनुष्य द्वारा जो प्रेरित क्रियाएं हैं जिससे पर्यावरण पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस प्लेस की पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने रह रहे हैं, और दूसरा उनका आर्थिक स्तर कैसा है, उनका इकोनॉमिक लेवल कैसा है, क्या वो गरीब तबके के हैं या वो मध्यम वर्गीय या वो अमीर तबके के हैं। क्योंकि होता यह है कि अगर आप गरीब तबके पे जाओगे, जो इलिटरेट होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो वहां पे प्राकृतिक जो स्रोत है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका कभी भी जुडिशियस यूज नहीं होता। वो हमेशा ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज रहते हैं, उनको स्रोतों को जरूरत से ज्यादा काम में ले लेते हैं, तो पर्यावरण पे दबाव पड़ता है उससे। एक एजुकेटेड सोसाइटी है, वहां पे दूसरे तरह के चैलेंजेस होते हैं, दूसरे तरह के जो है प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो अपन ये देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है, दुनिया में 2 तरह के देश हैं, या तो विकसित देश हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, और एक है विकासशील देश जैसे ज्यादातर एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ये डेवलपिंग नेशंस की श्रेणी में आते हैं। तो अपन क्या देखते हैं
कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो सालाना वार्षिक आय है, वो डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों की तुलना में कम रहती है। दूसरा, वहां पे फूड कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन यानी कि भोजन का उपयोग और ऊर्जा का उपयोग और दूसरे रिसोर्सेज पर जो दबाव होता है वो अधिक होता है। किसमें? डेवलपिंग कंट्रीज में फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज और अन्य रिसोर्सेज पे दबाव जो है डेवलप्ड कंट्री से अधिक रहता है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है एनवायरमेंट पे। और इसका कारण है वहां की जो लोकल कंडीशंस होती हैं उस पर डिपेंड करता है, जिसको अपन आगे चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन संबंधी अध्ययन जो है वो एक विज्ञान है जिसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफी। ये टर्म है जो पॉपुलेशन स्टडीज के लिए काम में ली जाती है। अगर अपन डेटा पे आए तो सबसे पहला डेटा है कि आज की तारीख में विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो ये इट इज अराउंड 2.7 बिलियन लास्ट ईयर 2020 के अंदर थी। और इसमें से भी अपन ने देखा कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक सा नहीं है। पृथ्वी के अगर दो गोलार्ध बना दिए जाएं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, तो अपन ये देखेंगे कि मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में रहती है और कम पॉपुलेशन है वो साउदर्न पार्ट में रहती है। तो पॉपुलेशन का वितरण भी एक समान नहीं है, वो भी असमान है। पूरे वैश्विक परिदृश्य में अपन ये बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी समान नहीं है। अगर अपन बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसको अपन दूसरे एरिया की उसी पॉपुलेशन से कंपेयर करें, तुलना करें, कि मान लीजिए 1 लाख लोग एक जगह रह रहे हैं, 1 लाख लोग ही दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उनमें 1 लाख और 1 लाख में तुलना करना वो ठीक नहीं है। सिर्फ संख्या में तुलना करना ठीक नहीं है। यहां पर तुलना की जाएगी किससे? जनसंख्या घनत्व से, पॉपुलेशन डेंसिटी से। उसको अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जनसंख्या का वितरण, भौगोलिक वितरण, उसकी बात हो रही है। इससे अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल एरिया में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वो कहलाती है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी। हर क्षेत्र की ये पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है। अगर अपन पूरे वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो उसके अंदर अपन ये मान लेते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या एक समान वितरित है। ऐसा मानना पड़ता है, हालांकि होता नहीं है, अपने को पता है, लेकिन मानना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। तो आधुनिकतम जो डेटा है उसके हिसाब से ये पॉपुलेशन डेंसिटी है 14.7, यानी कि 15 से भी कम लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। या अगर इसको माइल्स में लिखें तो माइल्स के अंदर आता है 38 पीपुल पर स्क्वायर माइल्स। ये जब है, जैसा कि मैंने कहा, जब अपन ये मान लें कि पॉपुलेशन एक समान रूप से वितरित है। अब दूसरी बात ये आती है कि एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी वो किन कारणों पर निर्भर करती है। वो इन बातों पर निर्भर करती है खासतौर से कि मनुष्य ने जो एनवायरमेंट है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दर्शाई, क्या रिस्पॉन्स दर्शाया है। इस कारण ही हर जगह अलग अलग होता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्र नॉर्मली काफी बड़े होते हैं, फैला हुआ क्षेत्रफल होता है, उसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं वो बिखरे रहते हैं। और एक है कि जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है वहां पे जो सारे रिसोर्सेज हैं वो एक स्थान पर केंद्रित होते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन अधिक हो जाती है। और वो क्षेत्र नॉर्मली छोटे होते हैं एज कंपेयर टू जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वो क्षेत्र छोटा होगा, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है वो क्षेत्र बड़ा होगा। एक बात होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है वो क्षेत्र छोटा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्षेत्र बड़ा है, ऐसे है। पॉपुलेशन में वितरण ये असमानता जो अपन देख रहे हैं कि कहीं तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, वो देश में अलग अलग होती है और देश में भी हर राज्य में हर जिले में अलग अलग होती है। तो उसके प्रमुख कारण ये कि वितरण में असमानता पर्यावरण के प्रति मनुष्यों के जो भिन्न व्यवहार है उसके कारण से आती है। कहीं पे जंगल कट गए, कहीं पे जंगल अभी बचे हुए हैं, और इस तरह की कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को निर्धारित करते हैं। फिलहाल अपन ये देखें कि विश्व के मानचित्र पे कि पॉपुलेशन की जो वृद्धि हो रही है, जिसे अपन जनसंख्या विस्फोट का नाम दे देते थे पहले, उस पर काफी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया है, कंट्रोल हुआ है। और ये जो प्रयास है, खासतौर से सार्थक प्रयास, ये डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा अधिक जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए गए हैं। आपके सामने ये पिछले कई वर्षों में जो डेटा लिया गया है उसको मैंने मेंशन किया है। 1951 में ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 1.9%, फिर ये बढ़ के हो गई 2.1%, फिर ये घट के हो गई 1969 1.7%,
78 में 1.8%, 1987 में 1.6%, 1996 में 1.4, तो घटती घटती ये आज की तारीख में प्रेजेंटली है 1.01% ग्रोथ रेट है। तो इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है कि 1000 लोगों पे देखा जाता है कि कितनी लाइव बर्थ है, वो ग्रोथ रेट हो जाती है, वृद्धि दर हो जाती है। अपन ये देखते हैं कि जो है प्रेजेंट डेट आज की तारीख में टोटल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं और जब से अपन पॉपुलेशन ग्रोथ चेक करना चाह रहे हैं उस समय से लेकर आज तक जो है वहां पे कितने जो है व्यक्ति वो जीवित हैं। मान लीजिए अपन पिछले 10 साल में ग्रोथ निकालना चाहते हैं, पिछले 1 साल में ग्रोथ निकालना चाहते हैं, तो 1 साल पहले वहां की पॉपुलेशन है उसका डेटा होना चाहिए और आज का डेटा होना चाहिए। उसमें ये भी होना चाहिए कि कितने लोग कम हुए, कितनों की डेथ हो गई, तो वो भी चीज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। ऐसा थोड़ी कि सारे जन्म हुए हैं तो उसमें मृत्यु भी होती है, तो जितनी जन्म है उसमें से मृत्यु को माइनस कर दी। मान लीजिए 20 जन्म हुए या एक्स कोई भी संख्या है, जितने व्यक्तियों की जितने बच्चों का जन्म हुआ उसमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तो मृत्यु नॉर्मली कम होती है, जन्म सामान्यतः अधिक रहता है, तो इसको माइनस करने से एक्चुअल ग्रोथ रेट आ जाती है। तो प्रेजेंट माइनस पास्ट अपॉन पास्ट, ऐसे अपन ग्रोथ रेट बड़े सरल तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर एग्जैक्ट निकालनी है तो क्रूड बर्थ रेट है, ये क्रूड डेथ रेट है अपॉन 10, ये पर 1000 में देखी जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पास्ट के पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसके फैलाव, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रिजल्ट है ये। अब तो अपने को स्टार्टिंग से अगर अपन शुरू करें तो मानव जाति का विकास आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ह्यूमन इवोल्यूशन को जब आप पढ़ते हैं तो ये चीज सामने आती है। अफ्रीका में ये काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कोई साधन, कोई सुविधाएं कुछ नहीं थी, मृत्यु दर भी अधिक थी, जन्म दर भी अधिक थी, लेकिन जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि पॉपुलेशन वृद्धि को सिग्निफिकेंट नहीं थी, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं थे, रिसोर्सेज ही नहीं थे और इसमें सब चीजें आ गई, फिर न रहने के न खाने के। धीरे धीरे क्या हुआ, कल्टीवेशन शुरू हुआ, खेती शुरू हुई, तो खेती शुरू होने से पैदावार बढ़ी, पैदावार बढ़ी तो भोजन की उपलब्धता बढ़ी, भोजन की उपलब्धता बढ़ी तो लोगों की जो आयु थी, आयु काल था, उसके अंदर वृद्धि हुई और इस कारण से पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई। उस समय कारण जो थे पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होने के, वो ये था कि भोजन की कमी था। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी इतनी ज्यादा, एनवायरमेंट जो था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था, रोगों के इलाज जैसी कोई सुविधा ही नहीं थी इस समय, और महामारियां और अकाल एक आम बात थी। इस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो बहुत ही सीमित थी इनिशियल पीरियड में। फिर जैसा कि मैंने कहा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में वृद्धि हुई और इस कारण से भोजन की उपलब्धता बढ़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि डेथ रेट है वो कम हो गई और बर्थ रेट में वृद्धि हुई और इस कारण से क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो स्लोली वो ग्रो करने लग गई और नए नए क्षेत्रों में जाके माइग्रेट करने लग गए, वहां जाके रह गई। तो क्रिश्चियन एरा यानी कि ईसाई युग जब था उस समय ये पॉपुलेशन बढ़ के 300 मिलियन हो गई थी। उसके बाद दौर आया कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो रही। यूरोप के लोग जो थे वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका वहां चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए और दूसरे महाद्वीपों में जाके वहां पे जाके बस गए जॉब के लिए। ठीक है, माइग्रेशन चलता रहा तो पॉपुलेशन जो है वो इरेटिक वे में कहीं बढ़ रही थी कहीं घट रही थी, ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ कि महामारियों पर काबू पाया गया धीरे धीरे, जैसे कि मलेरिया, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, उससे डेथ रेट में एकदम से कमी आई और सुरक्षित जल की सप्लाई इंश्योर की गई, सफाइयां इसके अंदर वृद्धि हुई। इस कारण से भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वापस से राइज हुई। तो अपन यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो थी, फिर ये स्लो ही रही काफी लंबे समय तक, फिर जब सुविधाएं बढ़ी तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ी, फिर वापस से कम हुई और फिर वापस से बढ़ी। तो ये इस तरह का पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो 1850 में ये पॉपुलेशन वर्ल्ड की वैश्विक परिदृश्य की बात हो रही है इस टाइम, तो ये थी 1000 मिलियन पहुंच गई थी। इसको अपन कंटिन्यू कर